हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जीएनएम सेकेंड ईयर के साइकेट्री का क्लास चल रहा था हम लोगों का, और पिछले काफ़ी 2-3 वीडियो बन चुके हैं हमारे। और आज जो हमारा टॉपिक है, पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि हमने कहाँ तक कवर किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेफिनेशंस एंड टर्म यूज्ड इन साइकेट्री। तो साइकेट्री में कौन कौन से डेफिनेशंस और टर्म्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं, तो उन सभी को देख लेंगे, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सबसे पहला टर्म आता है हमारा, वो आता है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या होता है? तो हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें तो ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो एक जो है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है हमें, जो कि एक्चुअल जो स्टिमुलस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है एक्चुअली में। बिना किसी स्टिमुलस के जो हमें परसेप्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेलुसिनेशन। Hallucination may be described in terms in their sensory modalities as visual, auditory, olfactory, gustatory, tactile। तो जो हेलुसिनेशन है, इसको जिस तरह का हेलुसिनेशन हमें हो रहा है उसके बेस पे भी मतलब कि डिस्क्राइब या उसका नाम दिया जा सकता है। जैसे कि जो विजुअल है तो हम विजुअल हेलुसिनेशन बोल सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि हमें नहीं दिखना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है और हमें कुछ दिख रहा है, तो वो हो जाएगा विजुअल। और फिर जो ऑडिटरी होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है ऑडिटरी, कि लोगों को कुछ सुनाई देता है जबकि एक्चुअली में कुछ है ही नहीं सुनने के लिए। और ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में होता है। सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ये ज़्यादा होता है। फिर होता है ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री में कुछ ऐसा हमें स्मेल आती है जो कि एक्चुअली में कुछ रहता नहीं है। फिर आता है गस्टेटरी, जो टेस्ट मुंह में अजीब सा आने लगता है जबकि हमने कुछ खाया ही नहीं होता और हमें अजीब सा टेस्ट आने लगता है। फिर टेक्टाइल, मतलब कि जैसे हमें फील होता है कि कोई हमें टच कर रहा है, या फिर स्किन पे कुछ चल रहा है। तो इस तरह की जो हमें हेलुसिनेशंस आते हैं, जो कि एक्चुअली में कुछ भी टच नहीं हो रहा होता, हमें बस वो हमारा हेलुसिनेशन रहता है। तो हो गया हमारा ये हेलुसिनेशन के बारे में। और एक और हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं, इल्यूज़न। तो इल्यूज़न जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इल्यूज़न। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि ये सुनने में आपको थोड़ा सिमिलर टाइप का लग रहा होगा। आपने पहले सुना भी होगा हेलुसिनेशन और इल्यूज़न, पर इसके बारे में डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके बाद जो हमारा आता है यहाँ पे, वो आता है हमारा डिल्यूज़न। तो डिल्यूज़न क्या होता है? डिल्यूज़न क्या होता है कि ए फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ। क्या होता है कि ए फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ विच इज़ नॉट अमेंडेबल टू रीजनिंग एंड इज़ नॉट कीपिंग विद द पेशेंट्स साइको-कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ, एक फॉल्स बिलीफ, अनसेकेबल मतलब कि जिसको ऐसा बिलीफ जो नहीं होता कि कोई आदमी कुछ सोच लेता है, उसको आप कितना भी समझा लो और वो समझना ही नहीं चाहता। आप कितना भी उसको मतलब कि रीजनिंग दे दो कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, देखो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, लेकिन वो अमेंडेबल नहीं है, मतलब किसी भी तरह से वो उसको बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो बोलता है कि जो मेरा नेबर है, जो मेरा पड़ोसी है, वो मुझे मारना चाहता है, वो चाहता है कि वो मुझे मारना चाहता है। और आप इसको कितना भी समझा लो कि नहीं वो तुम्हें नहीं मारना चाहता है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है कि वो उसको मारना चाहता है, उसने कभी उसको कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, और वो कभी उसने कभी उसके साथ लड़ाई भी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उसको लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है, उसका नेबर उसे। तो और आपको उसको कितना भी समझा लो, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी। तो इस डिल्यूजन को, जो मारने वाली डिल्यूजन होता है, इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगर हम डिल्यूजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये जो मारने वाला बिलीफ होता है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, तो बता दिया कि इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। फिर होता है डिलीरियम। तो डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम क्या होता है कि ये एक स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूज़न, ये होता है मेंटल कन्फ्यूजन का एक स्टेट होता है, एंड एक्साइटमेंट दैट हैपन्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट का एक स्टेट होता है, एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिसओरिएंटेशन फॉर टाइम प्लेस, यूजुअली विथ इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। तो ये क्या होता है, एक ऐसा कन्फ्यूजिंग स्टेट, एक कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट का एक ऐसा स्टेट होता है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। पर उसमें क्या होता है कि जो जिस पर्सन के साथ या जिस पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या होता है, उसको इल्यूज़न या हेलुसिनेशंस के साथ अक्सर ये
इस तरह का स्टेट हो जाता है जिसको हम लोग की डिलीरियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो अगर कोई अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि कोई एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, कोई ओल्ड मैन है, वो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये भी नहीं पहचानता है कि हॉस्पिटल में है। वो अपने जो आईवी लाइंस हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, और वो बोलता है कि मेरे मेरे बिस्तर में सांप है। तो ऐसी चीज़ें बोलने लगता है, तो वो हो जाता है, एक डिलीरियम हो जाता है। ठीक है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं डिलीरियम। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एक्साइटेड हो जाता है, मतलब डरने लगता है, पूरा अपना आईवी वगैरह खींचने लगता है, और मतलब कि कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारा। और फिर उसको इल्यूजन या डिल्यूजन इल्यूजन और हेलुसिनेशन भी आने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई रस्सी है तो उसको वो सांप समझ लेगा, या फिर कुछ है भी नहीं तो उसको लगने लगता है कि सांप है, या फिर ऐसे किसी भी तरह का हो सकता है, तो उसको हम लोग डिलीरियम बोलते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है सर्कमस्टेंशियलिटी। जो सर्कमस्टेंशियलिटी होता है ए पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्पीकर्स इंक्लूजन ऑफ मैनी irrelevant and unnecessary details in his speech before he is able to come to the point। कि अगर एक पेशेंट से आप जैसे कि ये क्या होता है सर्कमस्टेंशियलिटी, ये एक कम्युनिकेशन का डिफेक्ट है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और उस पेशेंट से मैंने पूछा कि तुम कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो वो जवाब देगा कि वो एक्चुअली ना मैं सुबह में जगा लेट से क्योंकि मैं अलार्म काम नहीं कर रहा था, और फिर मेरे जो पड़ोसी है वो भी चिल्ला रहे थे, फिर मैंने चाय पिया, पर हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो इस तरह का उसको ये बताने के लिए, मेन पॉइंट पे आने के लिए उसने बहुत सारे इररेलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल्स उसने ऐड कर दिए। तो ये इसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे एमनीजिया के ऊपर। तो एमनीजिया क्या होता है, कि ये क्या होता है, एक पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ द मेमोरी। एक पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है मेमोरी का। एक यानी कि पैथोलॉजिकल का मतलब किसी बीमारी की वजह से मेमोरी में जो दिक्कतें आती है उसको हम बोलते हैं एमनीजिया। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको हेड में चोट लग गया, ठीक है, तो वो भूल जाता है कि वो उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, या फिर कुछ टाइम की उसको जो कुछ टाइम पीरियड की उसकी यादें वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एमनीजिया। ठीक है, एमनीजिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पर एमनीजिया का मतलब आपको मेमोरी समझ में आना चाहिए कि किसी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से मेमोरी का लॉस होना या किसी तरह का इम्पेयरमेंट होना एमनीजिया कहलाता है। फिर आता है हमारा कंपल्सन। तो कंपल्सन क्या होता है, पैथोलॉजिकल नीड टू एक्ट ऑन अ इम्पल्स दैट इफ रेसिस्टेड प्रोड्यूस एनजाइटी। कि एक पैथोलॉजिकल नीड होता है, यानी कि किसी कारण की वजह से एक नीड आ जाता है किसी इम्पल्स पे काम करने के लिए। अगर उसको कोई इम्पल्स आ गया कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो उसको करेगा। अगर उसने रेसिस्ट किया उस चीज़ को करने के लिए तो उसको एनजाइटी होगी। रिपीटेटिव बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन, एक ऑब्सेशन के वजह से उस वो जो काम करता है जिस और जो कि अगर वो नहीं करेगा तो एनजाइटी होने लगेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सन। और परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स विथ नो ट्रू एंड इन इटसेल्फ अदर देन टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम अकरिंग इन द फ्यूचर। पेशेंट fears समथिंग बैड विल अकर इन द फ्यूचर इफ़ ही डज नॉट इंडल्ज इन सच बिहेवियर। तो पेशेंट को जो डर लगता है वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि फ्यूचर में कुछ गलत हो जाएगा अगर उसने आज ऐसा कुछ नहीं किया तो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक कोई पेशेंट है, ठीक है, वो बार बार अपना हाथ धो रहा है, ठीक है, हैंड वॉश कर रहा है बार बार, और वो उसका कंपल्सन हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके हाथ में जर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर अ, अगर उसने हाथ नहीं धोया तो उसको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगेगी, वो परेशान हो जाएगा कि नहीं। बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है, पर जब तक वो एनजाइटी वाली स्टेज पे नहीं आ जाता ना कि अगर आप उसको नहीं करोगे तो एनजाइटी होने लगेगी, तब तक हम उसको कंपल्सन नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मली भी हाथ धोते रहते हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं, पर अगर वो नहीं धोएंगे तो उनको एनजाइटी होने लगेगी। जैसे कोई और पर्सन है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो कोई एक पर्सन है जो कि क्या करता है कि बार बार कोई रास्ते में कोई जा रहा है और रास्ते में कोई पत्थर मिल गया उसे, ठीक है, और ये इधर से जा रहा है, तो जाके इसको इस पत्थर पे चढ़ के उसके बाद जाना है, क्योंकि इसके मन में ऐसा आ गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो
ये उसका डर जो कि फ्यूचर में इसका कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसा ऑब्सेशन आ गया, ठीक है। ऑब्सेशन की वजह से इसने ये कंपल्सन किया, मतलब कि इसने ये काम किया कि ये गया और कूद के गया। अगर ये नहीं करता तो इसको एंजाइटी होने लगती, तो इसलिए ये किया, और इसी को बोलते हैं हम लोग कंपल्सन। और इसी जो ये बीमारी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर अगर हम बात करें, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डेमेंशिया। डेमेंशिया क्या होता है कि एक ब्रॉड इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। जो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन होता है हमारा, जो हम इंटेलिजेंस का यूज करके जो काम करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, उसका ब्रॉड इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो इम्पेयरमेंट हो जाता है किसी तरह का, दैट इज़ यूजुअली प्रोग्रेसिव एंड इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़। ये क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कि ये बढ़ते रहता है, ठीक है। और ये डेली लाइफ जो हमारे नॉर्मल सोशल और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी होते हैं उसमें इंटरफेयर करने लगता है, ठीक है। तो हम उसको डेमेंशिया बोलते हैं। जैसे कि कोई ओल्ड लेडी है, ठीक है, ओल्ड लेडी है, और वो मतलब जो फैमिली मेम्बर हैं उसके फैमिली मेम्बर का वो बार बार नाम भूल जाती है, ठीक है। तो ये है। और वो कभी कभी फैमिली मेम्बर का नाम भूल जाती है, कभी कभी वो घर से बाहर जाती है और फिर अपना जो हाउस है उसका वही भूल जाती है कि उसका घर किधर से है, जबकि वो रोज़ उसी घर से जाती थी, पर वो भूल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, ये डेमेंशिया होता है, मतलब कि मेमोरी का लॉस होने लगना और बहुत ज़्यादा उससे परेशानी होती है। ये मेनली देखा जाता है जो अल्जाइमर्स वाले पेशेंट होते हैं, अल्जाइमर्स वाले डिजीज़ जो होती है उसमें ये देखा जाता है डेमेंशिया। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट है यूफोरिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूफोरिया होता है ये होता है एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एलेसन। यानी कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हैप्पी है, मतलब तो उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, मतलब लाउडली लाउडली लाफ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, वो गाना गा रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। तो इस तरह का जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैप्पीनेस वाली जो स्टेट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूफोरिया। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, रैपिड शिफ्ट बिटवीन टॉपिक्स दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। जो दो टॉपिक्स होते हैं, वो जो दो टॉपिक्स एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं उसके बीच में बार बार स्विच होते रहना, ठीक है। द क्लाइंट थॉट एंड कन्वर्सेशन मूव्स क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, दैट वन ट्रेन ऑफ थॉट इज नॉट कम्प्लीटेड बिफोर अनदर अपीयर्स। तो एक थॉट उसका कंप्लीट भी नहीं होता है और दूसरे पे वो दूसरा उसका अपीयर हो जाता है थॉट्स। दीज रैपिडली चेंजिंग टॉपिक्स आर अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द लिंक्स बिटवीन देम आर नॉर्मल। ये टॉपिक्स जो है समझ में आते हैं हमें क्योंकि उनके बीच में जो लिंक्स होता है ना, वो नॉर्मल लिंक्स होता है। ए पॉइंट दैट डिफ्रेंशिएट्स फ्रॉम बोथ फ्रॉम लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस। जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं वो क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक होता है मेनिया का। तो मेनिया का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो मेनिया के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, अभी नहीं आया क्या मेनिया? अच्छा, नहीं आया है, तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेनिया भी एक तरह की बीमारी है, मेनिया और डिप्रेशन तो अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये उसी तरह का होता है, ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडिया। जैसे कि कोई कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो कोई पेशेंट है, इसका हम अगर एग्जांपल की बात करें, कोई पेशेंट है, वो बोलेगा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर बोलेगा कि तुमने वो मूवी देखी है, मूवी वो बहुत अच्छी वाली मूवी है। फिर उसने वो बोलेगा कि मैं एक कार भी बाय करूँगा। फिर बोलेगा कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। फिर बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए, दूसरे देश जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो बार बार बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, तो एक थॉट उसका कंप्लीट भी नहीं होता है, वो दूसरे थॉट आ जाते हैं मन में उसके। तो ये जो होता है ये होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ये नाम से भी नॉर्मली समझ में आ जाता है कि क्या मतलब है इसका। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है इल्यूज़न। इल्यूज़न क्या होता है? इल्यूज़न क्या होता है? ये होता है एक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस। इट इज़ मेंटल मिस परसेप्शन ऑफ एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है, कोई एक सेंसरी स्टिमुलाई है और स्टिमुलाई को हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया, उसको समझने में गलती कर दी। जैसे कि कोई रस्सी लटकी हुई है, रात में हमने अंधेरे में देखा कोई एक रस्सी लटकी हुई है और हमें लगा कि वो स्नेक है, ठीक है। तो ये होता है इल्यूज़न।
और इल्यूज़न और जो हेलुसिनेशन है, इसमें डिफरेंस जो है ये बहुत बार एग्जाम में आता है पूछने के लिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें हेलुसिनेशन में, इसमें जो स्टिमुलाई होता है, ठीक है, उसका अब्सेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टिमुलस है ये अब्सेंट रहता है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस अब्सेंट रहता है। पर जो इल्यूज़न है इसमें एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस जो है वो रियल होता है, यानी कि जो स्टिमुलाई होता है वो रियल होता है, मतलब हम किसी चीज़ को देख के उसको गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पर हेलुसिनेशन में कुछ भी नहीं रहता, बस हमको हमारे वो माइंड में ही सिर्फ है। तो ये होता है एक डिफरेंस इल्यूज़न और हेलुसिनेशन के बीच में। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। द सक्सेसफुल एडेप्टेशन ऑफ टू स्ट्रेसर्स फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो कोई पेशेंट है या मतलब कोई नॉर्मल इंसान है, इसमें पेशेंट की तो कोई बात ही नहीं है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, वो नॉर्मली अडेप्ट कर पा रहा है इन्वायरमेंट में, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो वो एक मेंटल हेल्थ उसका सही है, या फिर वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। फिर होता है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस क्या हो गया कि माल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेसर्स, माल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेसर्स फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उससे जो हमें स्ट्रेस होता है उसको हम माल अडेप्टिव हो जाता है, मतलब कि सही से उसमें अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। एविडेंस्ड बाय थॉट, जो हम एविडेंस कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है, हमारे थॉट से, हमारे फीलिंग से, बिहेवियर से। दैट आर इनकन्ग्रुएंट विद द लोकल कल्चरल नॉर्म, जो कि इनकन्ग्रुएंट होता है, मतलब कि जो हमारे लोकल कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जैसे लोग बिहेव करते हैं हम वैसे बिहेव नहीं कर पाते, या जो पेशेंट होता है वो वैसे बिहेव नहीं कर पाता है। तो उसी से हमें देख के पता चलता है कि वो माल अडेप्टिव है रिस्पॉन्सेस के लिए, जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के लिए माल अडेप्टिव है, वो सही से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। एंड इंटरफेयर्स विद द इंडिविजुअल सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड और फिजिकल फंक्शनिंग। तो जिससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसका सोशल, यानी कि उसके आसपास के लोगों से उसके रिलेशन, ऑक्यूपेशनल यानी कि उसका जॉब, या फिर उसका जो फिजिकल फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट होता है मेंटल इलनेस की वजह से। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस हो गया। फिर हमारा जो है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है कि यह होता है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज विथ आईक्यू ऑफ 70 और बिलो। यानी कि कोई पेशेंट है और या फिर कोई नॉर्मल पर्सन भी है, उसका क्या है कि आईक्यू जो है वो 70 से या तो कम है, ठीक है, और या बराबर है। यानी कि आईक्यू 70 या उससे कम है तो, सॉरी, आईक्यू 70 या उससे कम है तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। फिर ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है कि पैथोलॉजिकल परसिस्टेंस ऑफ एन इररेसिस्टेबल थॉट और फीलिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कॉन्शियसनेस बाय लॉजिकल एफर्ट एसोसिएटेड विथ एंजाइटी। अभी हमने जो कंपल्सन पढ़ा था, कंपल्सन में हमने पढ़ा था कि कंपल्सन जो होता है वो ऑब्सेशन की वजह से होता है, ठीक है, किसी चीज़ से हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो उसके वजह से हमें कंपल्सन करना पड़ता है। और ऑब्सेशन क्या होता है कि कोई एक पैथोलॉजिकल परसिस्टेंट ऑफ इररेसिस्टेबल थॉट, कोई ऐसा थॉट आ जाना, ठीक है, जो कि हम उसको रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं कि नहीं ये थॉट गलत है। और दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कॉन्शियसनेस, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, जो हम सोचने की जो हमारी क्षमता होती है, हम उससे या फिर लॉजिकल रीजनिंग दे के हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, एसोसिएटेड विथ एनजाइटी। और ये थॉट हमें क्या करता है, एनजाइटी क्रिएट करता है, और इस एनजाइटी की वजह से हम क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं। और यही आपको समझ में आ जाएगा कि यही होता है ओसीडी, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो। ये कोई थॉट होता है जो कि इसको कि हम ऑब्सेशन बोलते हैं, ये ऑब्सेशन से हमें एनजाइटी होती है और एनजाइटी से हम कंपल्सन करते हैं। फिर हो गया पैनिक अटैक, जो कि हमारा लास्ट है। पैनिक अटैक क्या होता है कि इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर और टेरर दैट अकर्स सडनली एंड इंटरमिटेंटली विदाउट वार्निंग। तो ये क्या होता है कि एक इंटेंस फीलिंग होता है किसका, डर का, या टेरर मतलब भी डर ही होता है एक तरह से, कि डर का एक ऐसा फीलिंग आती है जो कि सडनली आती है और अचानक से आती है, ठीक है, विदाउट कोई वार्निंग के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैनिक अटैक, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, और वो
उसको ऐसा कुछ एहसास हुआ जैसे कि वो अंधेरे में चल रहा है, ठीक है, नाइट में चल रहा है अंधेरे में, और अचानक से उसको फिर ऐसा एहसास हुआ, बहुत ज़ोर से डर लगा कि अब वो मरने वाला है, यानी कि ही इज़ गोइंग टू डाई। तो वो उसका अचानक से जो है क्या हो जाएगा कि ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, उसका जो ब्रीदिंग हो जाएगा वो कम हो जाएगा या पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका चेस्ट पेन होने लगेगा, और तो इतना ज़्यादा वो डर जाएगा कि ये सारी जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक नॉर्मली लोग समझते हैं क्या होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि इसको पैनिक अटैक आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिव्यू ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आज का वीडियो छोटा था और बहुत ही ईजी था, फिर भी एक समझना ज़रूरी था क्योंकि आगे हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम देख लें कि कहाँ तक हमने किया था इसको कंप्लीट। यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सा ख़त्म कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट तो ख़त्म हो ही चुका है, सेकंड भी ख़त्म हो चुका है, और ये हमारा जो थर्ड है मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल, ये भी ख़त्म हो चुका है, और आज हम लोगों ने डेफिनेशंस भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 4 टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और हमारा जो कल वीडियो आएगा उसमें डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद मेंटल हेल्थ टीम उसके नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री उसको देखेंगे, और फिर तो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियोज़ देख के, और डू सब्सक्राइब एंड like our channel, and see you in another video.